नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है सेल यानी कोशिका। और कोशिका में हम पढ़ रहे हैं कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था यानी कि हरित लवक के बारे में पढ़ा था। देखिए, हरित लवक को हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में अच्छे तरीके से समझा है। एक बार पुनः हरित लवक की संरचना को बना लेते हैं। हरित लवक पर दोहरा आवरण पाया जाता है। हरित लवक पर डबल आवरण डबल लेयर है, वो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पर पाई जाती है। फिर हरित लवक के अंदर सिक्कों के ढेर पाए जाते हैं। हरित लवक में क्या पाए जाते हैं? सिक्कों के ढेर पाए जाते हैं। और इन सिक्कों के ढेर को क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रेनम। और इस ग्रेनम के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ग्रेनम यानी कि सिक्कों के ढेर की एक इकाई, अगर एक सिक्के को पकड़ा जाए तो इस एक सिक्के को हम थाइलोकॉइड के नाम से जानते थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि एक ग्रेनम को, एक सिक्कों के ढेर को या फिर एक ग्रेनम को यानी कि सिक्कों के ढेर को दूसरे सिक्कों के ढेर से दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली संरचना होती है इस प्रकार से। इस प्रकार से नलियां लगी हुई होती है। एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली संरचना को इंटरग्रेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरग्रेनम कहा जाता है। दोनों को जोड़ने वाली संरचना इंटरग्रेनम। इसके बाद में इसमें जो पाया जाने वाला द्रव होता है, इसमें पाया जाने वाला द्रव है यहाँ पर, इसको स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्ट्रोमा के नाम से है। और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कौन सी? अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा के अंदर। इसके बाद में हमने पढ़ा था ये जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली इंटरग्रेनम है, ये इंटरग्रेनम टूट जाती है, बिखर जाती है। तो टूटने पर ये इस स्ट्रोमा में गिर जाती है यानी कि इसके द्रव में गिर जाती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोमा लेमेली के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमा लेमेली के नाम से जानते हैं। एक इकाई दिखाई दे रही है, एक चिक्का दिखाई दे रहा है। इस चिक्के के चारों ओर छोटे 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 कण पाए जाते हैं जिसको क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्वांटासोम कहा जाता है। इसके बाद में इसमें एक गोलाकार वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। इसके बाद में इसमें इस प्रकार से पॉइंटों के रूप में क्या पाया जाता है? इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हरित लवक के अंदर डीएनए का पाया जाना और राइबोसोम का पाया जाना एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षणों को दर्शाता है। कौन सी कोशिका के? प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षणों को दर्शाता है। इसलिए इसको हम लोग कोशिका में कोशिका के नाम से जानते हैं। अब हरित लवक को कोशिका में कोशिका के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हरित लवक की संरचना में हरित लवक होता है। इस हरित लवक में डीएनए भी पाया जाता है और 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। इसलिए ये जो कोशिका है, ये जो कोशिकांग है, ये एक कोशिका में कोशिका को प्रदर्शित करते हैं, एक प्रकार की कोशिका के रूप में है। इसलिए इसे कोशिका में कोशिका या फिर अर्ध स्वायत्त अंग के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप दोस्तों नोट करें, अर्ध स्वायत्त अंग भी इसको कहा जाता है। इसको हमने डिटेल में व्याख्या सहित पढ़ा है, अच्छे तरीके से नोट्स तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोगों ने जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियोस में हम लोग शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब आइए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरीके से हम लोग इसकी खोज, ये शब्द किसने दिया, इसको बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी हरित लवक के समान ही आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया भी
माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 परत पाई जाती है और हरितलवक में भी 2 परतें पाई जाती है। ये तो एक बात तो कॉमन हो जाएगी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। हम डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि क्या है, दूसरी बार जब हम इसकी व्याख्या समझेंगे तो उसको हम छोटा सा साइड में बना लेंगे। लेकिन उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा सा डायग्राम बना दे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर तो एक तो परत तो पाई जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से आपको संरचना नजर आएगी। यानी कि ये तो है बाह्य झिल्ली और ये है आंतरिक झिल्ली। अब बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य ये जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है इस स्थान को। अब यहाँ पर गोलाकार डीएनए पाया जाता है, फिर इसके बाद में इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, फिर इसके बाद में इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये उभरा हुआ भाग है, ये धसा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है। तो इस धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें गोलाकार या फिर हम कह सकते हैं वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। फिर इसके बाद में इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। फिर इसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कोशिका के बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य जो स्पेस है इसको कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, पेरी चारों और माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो ये आपको द्रव दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है साइटोसोम। किस नाम से जाना जाता है? साइटोसोम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में राइबोसोम हो गया, इसमें वृत्ताकार डीएनए हो गया, फिर इसमें ये साइटोसोम हो गया। साइटोसोम में अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसके बाद में एक और यहाँ पर संरचना पाई जाती है कील नुमा, यहाँ पर चारों और इस प्रकार से संरचना है वो पाई जाती है, जिसको ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली के चारों और आंतरिक झिल्ली के अंदर वाले भाग में, ये आंतरिक झिल्ली है, इसके अंदर वाले भाग में ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसको हम कहेंगे ऑक्सीसोम। ठीक है, देखिए ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, कितनी सरल सी थी। इसके बाद में ये आंतरिक जो द्रव पाया जाता है, इस आंतरिक द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर जो पानी पाया जाएगा इसको कहा जाएगा मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा? मैट्रिक्स। और बाहरी परत में जो द्रव पाया जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में द्रव होगा, उसको कहेंगे साइटोसोम, और अंदर वाले द्रव को कहेंगे मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। अब अंदर वाला जो द्रव है इसको हम एम फेस के नाम से जानते हैं, और बाहरी द्रव को हम लोग सी फेस के नाम से जानते हैं। एम फेस और सी फेस के नाम से जानते हैं। इसको कहेंगे बाहरी द्रव को सी फेस और अंदर वाले द्रव को एम फेस के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से समझाया। अब इसके कार्यों को लेकर और इसकी संरचना को लेकर एक हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को एक व्याख्या तरीके से समझें, साथ साथ में डायग्राम को छोटा सा पास में क्लिक करें, ताकि क्या है कि हम अच्छी तरीके से इसको समझ सकें अपनी नोट्स कॉपी में। इससे ये दोस्तों अपन माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो होती है ये दोहरा आवरण युक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? दोहरा आवरण होता है इस पर। इसी प्रकार से हमने थोड़ा पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि हमने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा था, हरित लवक को पढ़ा था, उस पर भी दोहरा आवरण पाया जाता है। यानी कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की कॉमन बात है कि इस पर दोहरा आवरण पाया जाता है। फिर हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की एक और कॉमन बात बनती है कि हरित लवक को भी कोशिका में कोशिका के नाम से जाना जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को भी कोशिका में कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कोशिका में कोशिका क्यों है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया पर दोहरा आवरण पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को अभी हमने देखा था, ये पहली आवरण है, पहली झिल्ली है,
झिल्ली कहो या फिर आवरण कहो। फिर इसकी दोहरा आवरण है, इसलिए दूसरी झिल्ली जो होती है वो इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी होती है, दूसरी झिल्ली टेढ़ी मेढ़ी। यानी कि ये तो है बाह्य झिल्ली और ये है आंतरिक झिल्ली, यानी कि इंटरनल आंतरिक झिल्ली के रूप में होगी, ये बाह्य झिल्ली के रूप में होगी। समझ रहे हो? इसके बाद में दोनों झिल्लियों के मध्य पाया जाने वाला स्थान पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। अब दोनों झिल्लियों, यहाँ पर क्या लिया, दोनों झिल्लियों के मध्य पाया जाने वाला, ये बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली, इन दोनों झिल्लियों के मध्य पाया जाने वाला जो स्थान है, रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस लिख देना। देखिए इसमें साइटोसोल द्रव पाया जाता है। ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, बाहरी भाग, इसमें कौन सा द्रव पाया जाता है? तो यहाँ पर साइटोसोल द्रव पाया जाता है। कौन सा? साइटोसोल, साइटोसोल द्रव पाया जाता है। अब देखिए साइटोसोल में एसिटाइल कोएंजाइम की अभिक्रिया होती है जिसे लिंक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस साइटोसोल द्रव में ये जो रिक्त स्थान है इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। अब इस स्पेस के अंदर साइटोसोल द्रव पाया जाता है। साइटोसोल पानी पाया जाता है, द्रव है एक प्रकार का। तो इस द्रव में एक अभिक्रिया होती है जिसको एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम की अभिक्रिया जो होती है ये साइटोसोल में होती है। अब एसिटाइल कोएंजाइम की अभिक्रिया है, इसको लिंक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। साइटोसोल द्रव कहाँ पर पाया जाता है? इन चारों ओर पाया जाता है। तो साइटोसोल द्रव में एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया होती है और इस एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया को ही हम लोग लिंक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर एग्जाम में बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो होती है साइटोसोल द्रव में। माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक अभिक्रिया या फिर एसिटाइल को एंजाइम अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया होती है या फिर लिंक अभिक्रिया होती है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक अभिक्रिया का कार्य है तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अब ये जो लिंक अभिक्रिया है ये क्या करती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लाइकोलाइसिस पथ चलता है और क्रेब चक्र चलता है उसमें आपस में लिंक जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसको लिंक अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार पुनः इसका दोहरान करता हूँ। देखिए बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य पाया जाने वाला स्थान जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। इसके बाद में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाया जाने वाला द्रव जिसको साइटोसोल के नाम से जानते हैं। इस साइटोसोल में एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया होती है। एसिटाइल कोएंजाइम, देखिए एसिटाइल कोएंजाइम की अभिक्रिया होती है जिसको लिंक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया है, इसको लिंक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो पॉइंट को? लिंक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? लिंक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र आपस में जुड़ते हैं। तो ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र की प्रक्रिया आपस में कब जुड़ती है? जब लिंक अभिक्रिया होती है। या फिर किस अभिक्रिया के द्वारा जुड़ती है? तो लिंक अभिक्रिया, फिर एसिटाइल कोएंजाइम की अभिक्रिया के द्वारा ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। सवाल दोस्तों बनेगा यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में ये आता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये अभिक्रियाओं के बारे में हार्ड से हार्ड यानी कि डीपली सवाल यहीं तक बनेगा। इससे डीप में जाओगे तो हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। हाँ चलिए अपन तो लेवल 2 को टच करते हुए चल रहे हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में भरा द्रव मैट्रिक्स जिसमें श्वसन का क्रेब चक्र संपन्न होता है। श्वसन का क्रेब चक्र संपन्न होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में भरा द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली ये बाह्य झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव है इसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसका नाम है मैट्रिक्स। देखिए अपनी कॉपी में मैट्रिक्स, ओके। जिसमें श्वसन का क्रेब चक्र संपन्न होता है। यहाँ पर क्या होता है? श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन का क्रेब चक्र है वो संपन्न होता है। चलिए अब एक दो पॉइंट और है माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अपने नोट्स कॉपी में से नोट करें। एक दो पॉइंट और है जिसको हम डिस्कशन करते हैं।
एक दो पॉइंट और है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, 17 राइबोसोम पाया जाता है। अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बनाया था। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ये दो झिल्लियां होगी, एक बाहरी एक अंदर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में वर्ताकार डीएनए होता है, यहाँ पर वर्ताकार डीएनए होता है। फिर 17 राइबोसोम इस प्रकार से पाया जाता है कणिकाओं के रूप में, 17 राइबोसोम, इसको लिख देना वर्ताकार डीएनए, वर्ताकार लिखना, ठीक है। फिर आता है 17 राइबोसोम पाया जाता है। फिर जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है, इस कारण इसे कोशिका में कोशिका कहा जाता है। अगर किसी कोशिका के अंदर कोशिकांग में, कोशिका के अंदर कोशिकांग के रूप में है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है। किसके लक्षण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के। इसलिए इसे कोशिका में कोशिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करती है। इसमें दोनों पाए जाते हैं, डीएनए और राइबोसोम होने के कारण इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण के रूप में जाना जाता है, और यही कारण है कि इसको कोशिका में कोशिका के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पर कीलियां पाई जाती है, इस प्रकार से कील, जिसको ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, इसको कहेंगे ऑक्सीसोम, लिख देना ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। ऑक्सीसोम में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। फिर आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह एम्फेस कहलाती है। ये आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह ये वाली ये होती है, तो इसको कहेंगे हम लोग एम्फेस। और इसको बाहरी सतह है, इसको कहेंगे हम लोग सी फेस, ये लिखा, बाह्य सतह को सी फेस और आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह को एम फेस के नाम से, यानी कि अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको कहेंगे एम फेस, और बाहरी भाग में जो द्रव पाया जाता है उसको कहेंगे सी फेस। ये माइटोकॉन्ड्रिया के नाम है, जिसको हमने सबसे स्टार्टिंग में जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया था उसमें एम फेस सी फेस इसको नामांकित कर दिया है। इसलिए आप समझते रहना साथ साथ में कि आंतरिक द्रव है उसको तो कहेंगे एम फेस, और बाहरी द्रव है इसको कहेंगे सी फेस। फिर आंतरिक झिल्ली की अंदर की ओर धसी होती है, आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर धसी होती है। यहाँ पर देखो आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर धसी होती है, ये बाह्य झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली है वो अंदर की ओर धसी है कि नहीं। तो वापिस उभर आया अंदर की ओर धसी, तो अंदर की ओर धसी हुई भाग है, इसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये थी बातें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर एक और बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको स्वायत्त कोशिकांग के रूप में जाना जाता है ना। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक प्रकार का अर्ध स्वायत्त होता है। कैसा होता है, अर्ध स्वायत्त होता है, क्योंकि ये अगर कोशिका द्रव्य में है तो विभाजन का कार्य करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर कोशिका द्रव्य में है तो विभाजन का कार्य करेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया विभाजन नहीं करेगा। ये बातें हैं जिसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। पहले इसको नोट करें, इसमें वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, 17 राइबोसोम, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है, इसलिए इसको, इस कारण इसे कोशिका में कोशिका के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। फिर आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह को एम फेस और बाह्य सतह को सी फेस कहा जाता है। फिर आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर धसी होती है, जिसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर एक दो पॉइंट और है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में होता है तब इसमें विभाजन की क्षमता होती है, लेकिन कोशिका द्रव्य के बाहर होता है तब विभाजन की क्षमता है वो नहीं होती है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जब कोशिका के द्रव्य में होगा तो विभाजन कर सकता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अगर कोशिका के द्रव्य में नहीं है तो वो विभाजन नहीं कर सकता। तो इसी गुण को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों को लेकर बात करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रकाशीय श्वसन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन करता है और कोशिका द्रव्य की वंशागति करता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन करता है, प्रकाश आने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भी ऊर्जाओं का निर्माण होता है उसमें अधिकांशतः ऊर्जा का निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तो एक प्रकार से प्रकाशीय श्वसन हो गया। फिर हो जाएगी अगली
कोशिकीय श्वसन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन भी कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कोशिका द्रव्य वंशागति, माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका द्रव्य के अंदर विभाजन का कार्य करता है। अगर कोशिका विभाजित होती है तो उसमें कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है ज्यादातर। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके कारण ये कोशिका विभाजित होती है, तो उसमें जो द्रव्य होता है वो भी विभाजित हो जाता है। तो कोशिका द्रव्य की वंशागति कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, है ना। तो कोशिका द्रव्य की वंशागति कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। समझ गए। अब हम दोस्तों बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपद्रवी जालिका, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो चलिए अपने इस माइटोकॉन्ड्रिया को नोट करें, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों आइए हम लोग कोशिका का कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शुरू करते हैं। ये क्या है? कोशिका का एक कोशिकांग है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपद्रवीय जालिका। देखिए, अंतःपद्रवीय जालिका की खोज पोर्टर नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। किसके द्वारा? पोर्टर नामक व्यक्ति के द्वारा अंतःपद्रवीय जालिका की खोज की गई। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका के कंकाल का निर्माण करती है। जैसे कि हमारा कंकाल है ना, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, उसी प्रकार से कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहेंगे? तो अंतःपद्रवीय जालिका को कोशिका का कंकाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसका कार्य क्या है? इस अंतःपद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ER भी बोल सकते हो शॉर्टकट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपद्रवीय जालिका का कार्य क्या है? तो वसा और प्रोटीन का क्या करना? संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करना। फिर जहर का पाचन करने का कार्य भी कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपद्रवीय जालिका। जहर का पाचन करना, जहर का पाचन करना हो जाएगा अंतःपद्रवीय जालिका के द्वारा। फिर वसा और प्रोटीन को संश्लेषित करने का कार्य, इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है ना? संश्लेषण करने का कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके बाद में जहर का पाचन करते हैं, और जहर के पाचन की क्रिया होती है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जहर के पाचन की क्रिया कहलाती है तो डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिटॉक्सिफिकेशन, जहर की पाचन क्रिया, है ना। तो ये दोनों इसके कार्य हो जाएंगे। अब हम अंतःपद्रवीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचना को देखते हैं कि आखिरकार ये अंतःपद्रवीय जालिका होती कैसी है, दिखने में कैसी होती है। देखो, इसमें इस प्रकार से अधिकांशतः भाग किसका होता है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमें देखने को मिलता है। यह है अंतःपद्रवीय जालिका। ये कोशिका है, कोशिका की बाहरी परत जिसको कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका के अंदर है ये ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपद्रवीय जालिका। इसके बाद में है ये है केंद्रक, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है केंद्रिका। अब ये है केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर लाइन होती है, इसको कहेंगे केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली कहेंगे। केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इन तीनों को मिलाकर हमारे पास में एक जालक तंत्र का निर्माण होता है, एनुअल सिस्टम का निर्माण होता है। जालक तंत्र किसका निर्माण होता है हमारे पास में? तो एनुलेट सिस्टम का निर्माण होता है। एनुलेट सिस्टम, एनुलेट सिस्टम का निर्माण होता है। अब एनुलेट सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? एनुलेट सिस्टम, देखिए, यानी कि जालक तंत्र, जालक तंत्र होता है कोशिका झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ ही साथ में केंद्रक झिल्ली, इन तीनों से मिलकर हम जालक तंत्र कहा जाता है। देखिए, जालक तंत्र किसको कहेंगे? तो केंद्रक झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक झिल्ली, इन तीनों को जालक तंत्र के नाम से जानते हैं, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से यानी कि अधिकांशतः कोशिका में फैला हुआ होता है, तो हो जाएगी कोशिका का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अंतःपद्रवीय जालिका के घटकों की ओर। अंतःपद्रवीय जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःपद्रवीय जालिका और एक खुरदुरी अंतःपद्रवीय जालिका। तो चलिए इसको आप नोट करें, इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका का कंकाल। अब दोस्तों हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकारों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद में घटकों को पढ़ेंगे। प्रकार देखिए, दो प्रकार की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक चिकनी अंतःपद्रवीय जालिका और दूसरी है खुरदुरी अंतःपद्रवीय जालिका। तो चिकनी होती है उसको तो हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदुरी है इसको कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अन्तर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चिकनी अन्तर्द्रव्यी जालिका होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है। जैसे कि मैं बात करूं, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था इस अन्तर्द्रव्यी जालिका का। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर इस प्रकार से अन्तर्द्रव्यी जालिका की संरचना अभी हमने क्या की थी, पढ़ी थी। इस प्रकार से क्या है, ये है ER, यानी कि ये तो है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है कोशिका की झिल्ली, और यहाँ पर था केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इसमें आधी तो होती है, आधा भाग इसमें होता है चिकना और आधा भाग होता है खुरदरा। तो ये दो प्रकार से हो गई। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अन्तर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की हो गई, है ना। देखिए, एक तो है चिकनी, यानी कि मान लो कि ये इसमें से आधा भाग काटा, जो कि क्या है, चिकना है ना, चिकना है, इसलिए इसका कार्य हो जाएगा वसा का संश्लेषण करना। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और आएगी खुरदरी अन्तर्द्रव्यी जालिका, यानी कि खुरदरी होगी, इसलिए इस पर राइबोसोम के कण है वो पाए जाएंगे। इस प्रकार से ये खुरदरी अन्तर्द्रव्यी जालिका है, और इसके चारों ओर इस प्रकार से कण पाए जाएंगे। ये है राइबोसोम के कण है, इसलिए ये क्या होंगे, खुरदरे होंगे। कैसे होंगे, खुरदरे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा कि इस पर या फिर खुरदरी अन्तर्द्रव्यी जालिका पर, या फिर ROUGS रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं इसके चारों ओर। अन्तर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर अगर राइबोसोम है तो वो खुरदरा होगा, यानी कि यहाँ पर तो राइबोसोम पाए जाते हैं और यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। यहाँ पर राइबोसोम इसके ऊपर नहीं होते, इसलिए ये चिकना है, और इस पर होते हैं, इसलिए खुरदरा है। खुरदरा है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। किसका संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। और चिकना है, वो वसा का संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। समझ रहे हो पॉइंट को? अब बस इतनी सी बात थी इसमें। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक या फिर अन्तर्द्रव्यी जालिका के घटक। देखिए, अन्तर्द्रव्यी जालिका के घटकों का मतलब हुआ, यहाँ पर घटक का मतलब क्या है कि वो चीज किससे मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था लिग्निन, लिग्निन है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन का बना होता है। लिग्निन क्या होता है कि कोशिका भित्ति पर जमाव का होना लिग्निन है। तो लिग्निन का संगठन हमने पढ़ा था कि लिग्निन है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन के जमाव से लिग्निन का निर्माण होता है, और ये तीनों लिग्निन के घटक है। उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, तो वही बात हमने पढ़ी है कि चपटी नलिकाएं होती है, नलिकाएं होती है और पुटिकाएं होती है। चपटी नलिकाएं आप इस प्रकार से देख सकते हो, और उसके चारों ओर राइबोसोम के कण होते हैं जो कि रफ होते हैं, यानी कि खुरदरी होती है। इसके बाद में इस प्रकार से ये है नलिकाएं, सीधी सीधी है नलिकाएं, और ये अलग अलग है, ये हो जाएगी चपटी नलिकाएं। और इसके बाद में जो पुटिकाएं जो होती है वो इस प्रकार से होती, पुटिका है ना, इस प्रकार से गोलाकार पुटिकाएं होती है। ठीक, जो ये होती पुटिकाएं, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। एक बात ध्यान रखना, जालक तंत्र इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जालक तंत्र एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। जालक तंत्र हमने कोशिका को पढ़ा अभी, इसकी संरचना पढ़ी थी हमने। देखिए, ये इस प्रकार से इसका निर्माण है वो था, ऐसी है अन्तर्द्रव्यी जालिका, ऐसी होती है, कोशिका का कंकाल बनाती है। अब इसमें केंद्रक होता है, कोशिका में केंद्रक होता है। अब कोशिका के चारों ओर अभी हमने ये जो बनाई, ये कोशिका की सेल मेम्ब्रेन लिख देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, फिर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और ER,
ये तीनों मिलकर जालक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना है ना, एनुलेट सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कोशिकांग को पढ़ते हैं, गोल्जी काय को, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नोट्स कॉपी में इसे उतारें। तो चलिए अब आइए दोस्तों अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, गोल्जी काय या फिर गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी। अब देखिए गोल्जी काय के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो गोल्जी काय के उपनाम होंगे, इसके कार्य होंगे। गोल्जी काय देखिए, गोल्जी काय की खोज है वो कैमिलो गोल्जी या फिर सी गोल्जी के द्वारा, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, नाम से मिलती हुई जुलती इसकी खोज है। इसके उपनाम यातायात नियंत्रक के रूप में गोल्जी काय को जाना जाता है। संयुक्त अंग या फिर हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के रूप में, कॉम्प्लेक्स संयुक्त अंग के रूप में गोल्जी काय को जानेंगे और यातायात नियंत्रक के रूप में भी गोल्जी काय को जानेंगे। अब इसके कार्यों की बात करें तो लाइसोसोम के निर्माण करण, अब हम आगे अगला ऑर्गन पढ़ेंगे लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। फिर कोशिका भित्ति का निर्माण करना, जैसे कि कोशिका है, पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका को हमने डिटेल में पढ़ा है, पादप के ऊपर भित्तियां पाई जाती है, तो उस भित्ति का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? ये गोल्जी का है, वो कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। फिर शुक्राणु के एक्रोसोम, शुक्राणु का जो जैसे कि ये टेल है, आगे वाला जो भाग होता है शुक्राणु के, है ना, इस प्रकार से शुक्राणु होता है ना, तो उसके आगे वाला भाग होता है, उसका नाम की बात करें तो हो जाएगा एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी का है ना। फिर पदार्थों का परिवहन करने का कार्य, परिवहन कौन करेगा? जो यातायात नियंत्रक होगा, तो यातायात नियंत्रण करना गोल्जी का है, परिवहन करना पदार्थों का गोल्जी का है। और शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, आगे वाले भाग का निर्माण एक्रोसोम जो इस प्रकार से होता है, आपने इस शुक्राणु की संरचना इस प्रकार से देखी होगी। तो ये जो आगे वाला एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम का निर्माण है वो गोल्जी काय के द्वारा होता है, यातायात नियंत्रक होता है। फिर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है ना, कोशिका भित्ति का। फिर लाइसोसोम का निर्माण करता है कौन? गोल्जी काय। अब यातायात नियंत्रक और संयुक्त अंग के रूप में ये उपनाम है, गोल्जी काय के उपनाम यातायात नियंत्रक और संयुक्त अंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। समझे? अब हम गोल्जी काय के घटक को पढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटकों को पढ़ा, उसी प्रकार से गोल्जी काय के घटक। दोस्तों गोल्जी काय के घटक की बात करें और इसके प्रकारों की बात करें, देखिए गोल्जी काय के घटक 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल मिलकर गोल्जी काय का निर्माण करते हैं, फिर गोल्जी काय बनता है। सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल, सिस्टर्नी, वेसिकल, वैक्यूल। सिस्टर्नी यानी कि चपटी नलिका, वेसिकल यानी कि पुटिका और वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। वैक्यूल यानी कि हो जाएगी रिक्तिका, वेसिकल यानी कि पुटिका और चपटी नलिका। इन तीनों से मिलकर क्या निर्माण होता है? गोल्जी काय का निर्माण होता है, फिर गोल्जी काय बनता है। तो गोल्जी काय के घटक कौन से हैं? तो हो जाएंगे चपटी नलिकाएं, पुटिकाएं और रिक्तिकाएं। चपटी नलिकाएं, पुटिकाएं और रिक्तिकाएं, ये तीनों क्या हो जाएंगी? गोल्जी काय के घटक। अभी दोस्तों हमने बात की थी अंतपद्रवी जालिका की, तो चपटी नलिकाएं, नलिकाएं और पुटिकाएं, चपटी नलिकाएं, नलिकाएं, चपटी नलिकाएं, नलिकाएं और पुटिकाएं, ये मिलकर किसका निर्माण करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है। इसी प्रकार से गोल्जी काय का निर्माण है सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल, चपटी नलिकाएं, पुटिकाएं और रिक्तिकाएं, ये मिलकर गोल्जी काय का निर्माण करती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, डिक्टियोसोम और गोल्जी काय। गोल्जी काय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोल्जी काय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिक्टियोसोम गोल्जी काय और एक होता है गोल्जी काय, सिंपल गोल्जी काय। तो डिक्टियोसोम गोल्जी काय होते हैं, ये पादप सेल में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अगर पादप सेल की बात करें, पादप सेल की बात करें तो पादप सेल में गोल्जी काय बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए उसको डिक्टियोसोम कहते हैं। और गोल्जी काय होते हैं वो जंतु में स्थानीकृत होते हैं, एक जगह पर इकट्ठा होते हैं गोल्जी काय। जंतु कोशिका में गोल्जी काय है वो एक जगह पड़े रहते हैं, इसलिए उसको केवल नॉर्मल गोल्जी काय कहेंगे। लेकिन पादप कोशिका में बिक्री अवस्था में होते हैं, इसलिए उसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो गोल्जी काय के 2 प्रकार बन गए, समझ गए। और इसका संगठन वेसिकल, वैक्यूल और सिस्टर्नी। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। आज की इस वीडियोस में बस इतना ही, केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लास से चलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति देवे। जय हिंद, जय भारत।